नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य .110 में। तो दोस्तों, आज हम जो कुछ भी इस वीडियो में देखने वाले हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। एक बार आप देख लें क्या क्या पढ़ना है और किस सेमेस्टर का है, ये एक बार आप देख लीजिए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप अब तक अच्छी तरह से देख लिए होंगे। एक बार हम बता देते हैं। कोर 11 में हिंदी आलोचना पढ़ना है। कोर 12 में काव्य शास्त्र DSC 1, जिसमें कि 2 ग्रुप है, उपन्यास और कहानी। DSC 2 में आ जाएगा दोस्तों आपका। इसमें भी 2 ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप A में नाटक और ग्रुप B में एकांकी। और ये जो सिलेबस है दोस्तों, वह हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 5 का सिलेबस दिया हुआ है। तो चलिए हम देर ना करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में काव्य शास्त्र से क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रश्न: काव्य प्रयोजन से क्या समझते हैं? इसके विविधवाद पर प्रकाश डालें। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो मनुष्य की विवेक बुद्धि इच्छाओं को संयमित रखती है, जिससे उसकी भावनाएं परमार्जित होती जाती हैं। इन परमार्जित भावनाओं से संपन्न कलाएँ भी सदैव मनुष्य समाज की सद्वृत्तियों की प्रकृति होती है। जो 2 देश अथवा जाति जितनी अधिक परिष्कृत तथा सभ्य होगी, उसकी कलाकृतियाँ भी उतनी सुंदर और सुसहो होगी। इससे स्पष्ट है कि कला निर्माण में आचार का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। परंतु कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने इस संबंध में कुछ ऐसे प्रवादों की सृष्टि की है कि जिसमें भ्रम बढ़ रहा है। एक प्रवाद तो उस विद्वत वर्ग का खड़ा किया हुआ है जो मनोविज्ञान शास्त्र की जानकारी का गर्व रखता है और यह घोषणा करता है कि कविता और कलाएँ मनुष्य की कल्पना से निःसृत होती हैं। कल्पना का विश्लेषण करते हुए ऐसे संप्रदाय के विद्वान बतलाते हैं कि वास्तविक जगत में सभ्यता और समाज व्यवस्था के कारण हमारी जो इच्छाएं दबी रहती हैं, वे ही कल्पना में आती हैं और कल्पना द्वारा कलाओं में व्यक्त होती हैं। कलाओं में श्रृंगार रस का आधिक्य इस बात का प्रमाण बतलाया जाता है। मनोविश्लेषण करने वाले पाश्चात्य विद्वानों ने शैली की कविताओं माइकल एंजेलो को कला सृष्टि और शेक्सपियर के काव्य में भी इन्हीं दबी हुई इच्छाओं का उद्रेक दिखाया है। इस वर्ग के आचार्य फ्रायड नाम के विद्वान हैं, जिन्होंने स्वप्न विज्ञान का निर्माण करने की चेष्टा की है और यह सिद्धांत उपस्थित किया है कि स्वप्न में मनुष्य की कल्पना और भावना उन दिशाओं की ओर जाती हैं जिन दिशाओं में वे समाज की दृष्टि के सामने नहीं जा पाती। फ्रायड महोदय की इस स्वप्न सिद्धांत को कुछ विद्वान कविता तथा कलाओं में भी चरितार्थ करते हैं, परंतु इस प्रकार के अनोखे सिद्धांत अधिकांश में अर्धसत्य ही होते हैं और कलाओं के अनिष्ट करने में सहायक बन सकते हैं। यदि यह स्वप्न सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाए, काव्य तथा अन्य कलाओं में इसका अधिकार हो जाए, तब तो कलाओं से आचार का बहिष्कार ही समझना चाहिए। परंतु इस सिद्धांत के अपवाद इतने प्रत्यक्ष हैं कि यह किसी प्रकार निभ्रांत नहीं माना जा सकता। यदि कोई कवि या कलाकार किसी सुंदर रमणी का चित्र अंकित करता है तो इसका यह आशय नहीं होता है कि वह कल्पना जगत में अपनी विलास वासना की पूर्ति करता है, अथवा साधु संत के चित्र अंकित करता है तो सर्वथा यह तात्पर्य नहीं है कि वह स्वयं साधु प्रकृति और सदाचारी है। अथवा श्रेष्ठ कलाकारों ने अनेक प्रकार की कला सृष्टियाँ की हैं। स्वप्न सिद्धांत के अनुसार उनकी मनोवृत्ति की छीण बीण करना फलप्रद नहीं हो सकता। इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि संसार की अब तक की श्रेष्ठ कलाकृतियाँ अधिकांश में विवेकवान और आचारनिष्ठ पुरुषों द्वारा पृष्ठ की प्रस्तुति की गई है। विद्वानों का एक दूसरा वर्ग यथार्थवाद के नाम पर बहुत कुछ ऐसी बातें करता है। मनुष्य के शरीर संगठन का विश्लेषण कर विद्वान यह आभास देते हैं कि उसकी मूल वृत्तियाँ आहार, निद्रा आदि शारीरिक आवश्यकताओं की तृप्ति के लिए ही होती है।
इसके अतिरिक्त मनुष्य की अन्य उदात्त वृत्तियाँ होती हैं। वे दृढ़ मूल नहीं केवल सभ्यता के निर्वाह के लिए है। हमारे भारतीय मनीषियों ने इस सिद्धांत का सर्वथा विरोध किया है। उन्होंने मनुष्य और पशु का अंतर समझा है और वे उच्च धार्मिक वृत्तियों की उन्नतिशील विकास का सदैव प्रयास करते रहे हैं। यदि पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार मनुष्य की मूल मनोवृत्तियाँ केवल शरीरजन्य हैं और उसकी उदात्त वृत्तियाँ मौलिक नहीं हैं, यदि उसका कथन स्वीकार कर भी लिया जाए तो भी सभ्यता की आवश्यकता से कम महत्वपूर्ण सदाचार का अभ्यास करता है और अभ्यास परंपरा से वह आधार उसके शारीरिक तथा मानसिक संगठन का अविच्छेद्य अंग बन जाते हैं। फिर तो जिस प्रकार पंख से पंकज की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार शारीरिक मनोवृत्तियों में मनुष्य की उदात्त का उन्मेष होता है और कालांतर में परम शोभन रूप धारण करती है। विद्वानों का तीसरा वर्ग कला का सिद्धांत उपस्थित करता है और आचार को कला की वस्तु ठहराता है। कला के लिए कला का सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट न होने के कारण इस संबंध में बहुत सी भ्रांति फैली हुई है। कला के विवेचन में तो हम भिन्न कला वस्तु को एक एक कर विवेचन कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैंने एक प्रश्न को भी देख लिया और साथ ही उसका आंसर को भी देख लिया हूँ। तो उम्मीद है कि ये आंसर भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।